हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से क्रैश कोर्स। तो आज का ये वीडियो बेसिकली हमारा सिलेबस और स्ट्रैटेजी पे होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सिलेबस। ठीक है, और दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी, यानी कि हम किस तरीके से अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से हम बीट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सिलेबस पे। ये है यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीति, ठीक है, ऐसे करके जितने भी हैं। देखिए, वैसे तो हर यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें क्या करना है, मैं वैसे तो आपके सारे यूनिट्स 1 बाय 1 कंप्लीट कराऊंगी, बट फिर भी कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा भारत में राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है, और भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। देखा जाए तो ये बहुत अंतर नहीं है इन दोनों में, ये मिल करके क्या हो रहे हैं, एक ही हो रहे हैं। तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत में शासन, विधि और लोक नीति, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट आता है। तो हम सारे इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत पे हम क्या देखेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, उदारवाद, अनुदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद। और जब से ये पेपर एनटीए करा रही है तब से इसमें बहुत सारे संशोधन भी हो गए हैं, तो बहुत सारे नए सिद्धांत भी जुड़ गए हैं। तो हम वो सब 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक क्या, जैसे कौन कौन से विचारक आ रहे हैं, लाइक प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, और नए जुड़े हैं जो, जैसे कि मेरी वोल्स्टेनोक्राफ्ट, ठीक है। तो हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे। और ये भारतीय राजनीतिक विचारक, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, इससे क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आते हैं, बट हाँ इससे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें थोड़ा सा रटना, कह सकते हैं रटना होगा, ठीक है। बाकी जो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, वो है हमारे भारत की विदेश नीति, ठीक। भारत में राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं और भारत में शासन विधि और लोक नीति, ये 4 ऐसे यूनिट्स हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते जुलते हैं। तो हम इस पे क्या करेंगे, बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि इससे हमारे हर यूनिट के कंपैरिजन में बहुत सारे क्वेश्चंस कैच करेंगे, ठीक। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे ख़ास बात इस यूनिट की ये है कि ये अपने आप में बहुत सारे करंट न्यूज़ को रखता है। यानी आप सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको इसमें करंट रिलेशन क्या चल रहा है वो आपको इसमें पूरा फोकस करना होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सब मैं आपका कंप्लीट कराऊँगी, बस आपको क्या करना है कि ये समझना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से ही बहुत ज़्यादा कैच कर रहे हैं, लाइक भारत की विदेश नीति, राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ही इसको बोलेंगे। और सॉरी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कम से कम 4 यूनिट ऑटोमेटिक कंबाइंड आ रहे हैं। तो ये यूनिट हमारे लिए ऑटोमेटिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है। और दूसरा आता है आईआर, इसके लिए भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट हमें नोटिस क्या करना है, हमें ऐसा नहीं कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही रट डालना है और हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं, आप देख सकते हैं आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं वो कैसे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। बट कोई भी पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे
उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और जिससे हम ये समझें कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे, ठीक। आईआर में भी हमें यही देखना है। अगर हम जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे आईआर का पैटर्न बहुत बदला है। पहले कुछ क्वेश्चंस थ्योरिकल पोर्शन से होते थे और कुछ प्रैक्टिकल, बट जब से इस एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट करा रही है तब से ये देखा जाए तो सिर्फ करंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या फैक्चुअल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसको इस तरीके से स्टडी करना है कि हम उसे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थ्योरी से 2-4 बार क्वेश्चन नहीं आए तो आगे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता हो 1-2 क्वेश्चन आए, बट ये 1-2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसे 1-2 कह के नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हम इसको भी कवर करेंगे। अब आता है पब्लिक एड। पब्लिक एड से कह सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, और चूँकि ये अलग से भी एक सब्जेक्ट है तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये वीक होता है और वो इसे तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा 10 क्वेश्चन क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें पब्लिक एड को भी डिटेल से पढ़ना है और बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, किस यूनिट से यानी किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा ही थॉट में भी करेंगे, ऐसा ही फॉरेन पॉलिसी में भी करेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में भी, और ऐसा ही हम करेंगे इंडियन थिंकर में। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बता देती हूँ कि इंडियन थिंकर में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वो मैक्सिमम 2-2 बुक से ही रहे हैं, या कुछ बहुत ही स्पेशल किसी की थ्योरी है या सिद्धांत है तो उससे रहे हैं। तो ये हमारा काफ़ी फैक्चुअल यूनिट है, जिससे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सीधा सीधा मार्क्स मिलने का पूरा चांस है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक, ठीक है, कि कौन कौन से बुक्स हैं जो हमारा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। वैसे तो मैं आपका सब कंप्लीट कराऊंगी, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बेसिक होती हैं और उनको स्टार्ट से पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं आपकी मदद तो करूँगी, बट आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या जो चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझना है उसके लिए आप इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। पहला तो मैं कहूँगी थॉट और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के लिए ओपी गामा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है। और वैसे तो थॉट के पेपर के लिए यानी राजनीतिक विचारक के लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के लिए आप जेपी सूद की भी बुक ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। और ये जो राजेश मिश्रा है ये तो बहुत अच्छी गाइड है। आपको इतना कर लेना है कि अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं लेते हैं तो इसको लेकर के आपको लाइन बाय लाइन याद करना है, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल है और इससे मैं कह सकती हूँ 30% क्वेश्चन तो सीधा का सीधा पूछता ही है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से हमें लक्ष्मीकांत, ठीक है। ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को समझे हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के लिए हरिमोहन जान की भी एक बुक आती है जो बहुत अच्छी बुक है। वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट वैसे तो पेपर से हटा दिया गया है, बट फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आते हैं हम पब्लिक एड में, तो इंद्रजीत कौर की बुक है। वैसे तो लक्ष्मीकांत की भी बुक पब्लिक एड की आती है, बट इंद्रजीत कौर की बुक ज़्यादा अच्छी है तो मैं उसे प्रेफर करूँगी। और आईआर के लिए जो भी चीज़ें हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बट करंट की कुछ चीज़ें फिर भी आपको मैगज़ीन से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दृष्टि का मैगज़ीन या किसी एक मैगज़ीन को आप फॉलो करिए और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं करंट आप उसको नोट करते जाइए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर। ये तो आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या मदद मिलेगी ये आपको रटने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि जब आप इसे रट लेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसकी वैल्यू समझेंगे। अब जो हमारा स्ट्रेटजी, ठीक है, हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करने को सोचे हो तो आपके मन में कुछ तो होगा। भाई आप पॉलिटिकल साइंस से अगर नेट या जेआरएफ करना चाहते हो तो आप उसकी वैल्यू समझते हैं, क्या है सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस, क्यों, क्या ज़रूरत है इसमें रिसर्च करने की। आप लोग को पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद आपको एक फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अदरवाइज़ नेट
क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका क्या पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि आप अगर हमारे सिलेबस में कोई भी चीज़ दिया है तो आप उसको बस पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको उससे पहले ये समझना होगा कि ये एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है, क्या चीज़ वो पूछना चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये जो क्वेश्चन का नेचर है इसको समझने के लिए आपको बैक ईयर क्वेश्चंस पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, सिलेबस। सिलेबस तो कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फोर्थ चीज़ क्या है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने स्ट्रैटेजी पे। देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप बस मैं आपको सुना दी और आपने कर लिया, बिल्कुल नहीं। मेहनत आपको करनी है, हाँ मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक लिए और उसको बस रट लिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। फैक्चुअल आ गया, लक बाई चांस आपका हो भी गया, बट ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ठीक। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको उस समय फैक्ट नहीं भी याद आ रहा है तो भी आप उसको समझ के कर सकते हैं। तो क्या है कि इस एग्ज़ाम के लिए तो भाई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और जिसमें मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेली स्टडी। क्योंकि जून में इसका पेपर होने वाला था, अब डेट एक्सटेंड हो गई है, तो हो सकता हो कि दिसंबर में एक ही बार कंडक्ट कराए एग्ज़ाम, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसको क्रैक करने के लिए समझ लीजिए आपके पास गोल्डन चांस है। आप डेली स्टडी करिए, एक डेली रूटीन बनाइए, ठीक है। क्योंकि डेली अगर आप 3-4 घंटे भी पढ़ते हैं डेली, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, यानी आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर, ये इसलिए क्योंकि आपको भाई पैटर्न समझना है ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार तो ऐसे होते हैं कि बैक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा किया बेकार है, ठीक। तो आपको रिवीजन भी करना है, सब कुछ अच्छे से करना है। मैं आपकी बहुत मदद भी करूँगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब से एनटीए ये कंडक्ट करा रही है, कहीं ना कहीं ये पेपर थोड़ा इजी हो गया है। बहुत इजी नहीं, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि ये थोड़ा इजी हो गया है, काफ़ी हद तक फैक्चुअल आ गया है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि अब आप रट के इसको क्रैक कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको आना चाहिए, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी ये कुछ बुक्स अगर आपको अच्छी लगे। वैसे तो इसमें से राजेश मिश्रा कंपलसरी है, लक्ष्मीकांत कंपलसरी है, और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी कंपलसरी है, ठीक है। बाकी मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। जितनी ज़रूरी चीज़ें थी हमने उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। बाय।